हाँ जी, तो फिर आज हम एक मैगज़ीन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डाउन टू अर्थ। ये काफ़ी अच्छी मैगज़ीन है और ये हर 15 दिन में रिलीज़ होती है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो ये 1 से लेके 15 नवंबर 2023 तक की रिलीज़ होती है। इसमें इंडियन पॉलिटी, वो जो इन्वायरमेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलते हैं। और ये जो कंटेंट होते हैं बहुत लॉजिकल होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं करंट सिचुएशन को लेकर। तो हम बात करते हैं एटीएम एग्रीकल्चर। अब एटीएम एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? एटीएम क्या ये मनी मशीन जैसी चीज़ है जिसमें हम अपने क्रेडिट कार्ड को डालते हैं और पैसे निकालते हैं? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए हम इसको बात करते हैं। इसमें जो ऑथर है वो अपने ओरिएंटेड इस चीज़ को बात कर रहा है, आई एम स्टैंडिंग एट द सनबेक। तो हम मेन कंटेंट की बात करते हैं। इसमें कंटेंट क्या है? तो आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अनंतपुरम, अंतपरनु। ठीक है ना? देखो ये रहा अंतपुरमु, जो कि डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का। वहां पर इस साल बारिश कम होने के कारण जो सीजनल क्रॉप है वहां पर वो नहीं पाई गई है। तो वहां के जो हेड है जिनका नाम है टी विजय कुमार, वो जो हेड है वहाँ के मैनेज करते हैं वहाँ के फार्मिंग एग्रीकल्चर्स को। उन्होंने एक नेचुरल प्रोग्राम को स्टार्ट किया जिसका नाम है रायतू सधिकारा समस्ता। ये एक्सप्लेन करता है सीड को जो ग्रो करने के या बोने के जो तरीके होते हैं उनको एक्सप्लेन करता है, जिसका नाम है फेलेटस्टाइट सीड। इन दिस मेथड जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी सीड को कुछ मटेरियल्स के साथ, नेचुरल मटेरियल के साथ कोट करके रखते हैं, जैसे काउडंग्स के साथ या प्लांट के एसिड्स के साथ या फिर कोई डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके एसिड्स के साथ उन्हें सर्कुलर मैनर में कोट करके रखते हैं, जिसकी वजह से जो सीड्स होती है वो बहुत कम डिस्टरबेंस को एक्सपीरियंस करती है सोइल के अंदर। देखो इस प्रोसेस में क्या है कि मान लो ये आपकी सीड है, तो इस सीड में एक कोटिंग कर दी, कोटिंग करी है इसके ऊपर। ये कोटिंग किस किस की हो सकती है यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, मटेरियल लाइक काउडंग, एसिस एंड प्लांट का किसी भी प्रकार का। और इसको कहाँ पर बोया जाएगा? लेट सपोज ये प्लांट है यहाँ पर, एक मिनट मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर एक प्लांट है ना, ओके। लेट सपोज ये यहाँ पर एक प्लांट है। इस प्लांट के सर्कुलर मैनर में हम इस सीड को ग्रो करते हैं। ये हमने इसका जो सर्कुलर मैनर है ये ऐसे, इस सर्कुलर मैनर में हमने इन सीडों को बो दिया है ना। तो इसको बोने से क्या होगा, और सीड को हमने बोया कैसे कि हमने इस सीड में इस तरीके की कोटिंग कर दी है ना। ऑलरेडी हमने ये जो बीच वाला है रेड कलर का वो सीड को शो कर रहा है, और जो जो ब्लू कलर का है वो रिप्रेजेंट कर रहा है काउडंग को या फिर किसी एसिड को। अब इसको इस सर्कुलर मैनर में डालने के बाद हम इस सीड्स को हम इस सीड को यहाँ पर बो देंगे ना, मतलब शो कर देंगे हर जगह, यहाँ यहाँ और यहाँ। ये एक नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग होगी, ठीक है ना। ऐसी इस तरीके से बो देंगे। तो यहाँ पर सर्कुलर मैनर में बोने की वजह से जो यहाँ पर प्लांट के, हमने ये नोटिस किया है कि प्लांट के आसपास जो वाटर के जो ह्यूमिड कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वाटर का कंटेंट होता है वो मैनेज करके रखता है प्लांट जो है वाटर को वेपराइज नहीं होने देता, जिसकी वजह से अगर हम सीड्स को इस तरीके से बोएंगे, और इन्होंने यहाँ पर यह भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हम सीड को इस तरीके से बोएंगे तो जो सीड होती हैं वो बाहर मट्टी के दिखना चालू हो जाएंगी 30 से 45 दिनों तक, और इसको बहुत कम बारिश की जरूरत होगी, 5 से लेकर 10 mm, है ना। जहां पर वो सीड्स होंगी वो स्प्राउट हो जाएंगी, मतलब वो अंकुरित होना स्टार्ट हो जाएंगी। और इन्होंने यहाँ पर यह भी एक्सप्रेस किया हुआ है कि हम इसके आसपास किस तरीके की सीड्स को बो सकते हैं। तो उन्होंने वैरायटी ऑफ क्रॉप, हम अलग अलग वैरायटी की क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं यहाँ पर, और जिसकी वजह से कम जगह में हम मल्टी क्रॉपिंग कल्चर को यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे, और मल्टी क्रॉपिंग कल्चर यहाँ पर जन्म ले पाएगा, जिसकी वजह से जो आसपास के जो प्लांट्स होंगे, जैसे ट्री है, इस ट्री को जिस प्रकार की प्रोटीन की जरूरत होगी, जिस प्रकार के मिनरल की जरूरत होगी, वो इन प्लांट के डेड मटेरियल से वो सीक कर लेगा। और जिस मटेरियल की इस प्लांट को जरूरत नहीं होगी, वो उस मटेरियल को, जो क्रॉप्स होंगे हमारी, जो फूड के लिए क्रॉप्स होंगी, वो उनको टुवर्ड सीड ट्रांसफर कर देगा, है ना।
तो इससे रिलेटेड बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। पहला एडवांटेज हमने बात कर ली थी कि इसका जो सबसे पहला एडवांटेज और सबसे मेन एडवांटेज है कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को हम जनरेट कर पाएंगे। किसको जनरेट कर पाएंगे, हम इसको क्लियर कर देते हैं। ये ओके, पहला पॉइंट जो है, हम इसकी वजह से एडवांटेजेस की हम बात कर रहे हैं। पहला सिस्टम क्या है, हम इसमें मल्टीपल डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं, मेंटेन डाइवर्सिटी। ओके, हम मेंटेन डाइवर्सिटी को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है ना। हम सोइल को रीजनरेट कर पाएंगे। अब रीजनरेट का क्या मतलब है, सोइल को अगर हम रीजनरेट कर पाएंगे, जैसे कुछ क्राइटेरियाज की वजह से सोइल अपनी फर्टिलिटी को लॉस कर दिया है, तो हम उस सोइल की फर्टिलिटी को दोबारा से रीजनरेट कर पाएंगे। हमने ये वाली बात करी इससे। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम ऑर्गेनिक तरीके की फर्टिलाइजर करेंगे तो जिसकी वजह से उस सोइल में फंगई और बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो पाएगी। जब ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ेंगे और टॉक्सिक मटेरियल सोइल के अंदर नहीं होंगे, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ग्रो करेंगे और वो प्रमोट होंगे और वो सोइल की ग्रोथ को भी प्रमोट करेंगे, क्योंकि फंगे और बैक्टीरिया जो होते हैं ये सोइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं। सोइल में नाइट्रोजन कंटेंट की जो क्वालिटी होती है वो इंक्रीज करते हैं बैक्टीरिया और फंगी, है ना। और हमने ये भी देखा है कि वर्मी कंपोस्टिंग कल्चर्स भी अगर हम इसमें नोटिस करना चाहे तो जो अर्थवॉर्म जो होता है, अर्थवॉर्म भी यहाँ पर जनरेट करेगा, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन कंटेंट है हमारे सोइल के अंदर वो इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। चौथा एडवांटेज हैगा कि जो फार्मर की इनकम है वो इंक्रीज होगी। हालांकि मुझे इसके बारे में पता नहीं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि फार्मर की इनकम किस तरीके से इंक्रीज होगी। इनकम तो होगी, हाँ ये तो है कि किसी न किसी प्रकार से इनकम तो होगी। तो फार्मर की इनकम को इंक्रीज करेगा, बूस्ट करेगा। कैसे, क्योंकि किसी भी समय पे अगर किसी भी व्यक्ति को किसी क्रॉप की जरूरत होगी तो वो इंस्टेंटली उस क्रॉप को ले सकेगा। क्यों, क्योंकि उसने मल्टीपल क्रॉपिंग की हुई है। जैसे अब हम एक चीज नोटिस करते हैं, एक फार्मर होता है वो अपने खेत में एक ही तरीके की फसल को बोता है। जैसे वो सर्दी में इस समय वो गेहूं को बो देता है और गर्मी में फिर उस गेहूं को काट लेता है, तो जिसकी वजह से उसके पास एक ही जो फूड है, एक तरीके का जो फूड है वो उसके पास एक्सेस हो जाता है और दूसरे तरीके के फूड की उसके पास कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो मार्केट का भाव है वो कभी ऊपर नीचे होने लग जाता है। लेकिन अगर हम मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को या फिर डाइवर्सिटी को मेंटेन करेंगे, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके रखेंगे, तो जो मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है वो भी कम होगा, है ना। हमने फार्मर की इनकम की बात कर दी और हमारे जो वेलफेयर मतलब कंज्यूमर जो होंगे उनकी मार्केट वैल्यू, क्या बोलेंगे, कंज्यूमर जो होंगे वो लेस इफेक्टेड होंगे इससे, है ना। मार्केट से हम लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं। छठा पॉइंट और छठा एडवांटेज हम ये बोल सकते हैं कि इससे हम नेचुरल फर्टिलाइजर को प्रमोट कर सकते हैं, है ना। नेचुरल फर्टिलाइजर या किसी भी प्रकार का बायोस्टिमुलेटर, है ना। बायोस्टिमुलेटर होते हैं ना कुछ, कोई भी क्रॉप को जो बायोलॉजिकली स्टिमुलेट करे, बायोलॉजिकली स्टिमुलेटर। सेवंथ पॉइंट की हम बात करते हैं कि पॉलीकल्चर जो सिस्टम है, पॉलीक्रॉपिंग जो हमने ऑलरेडी बात करी है, इस शब्द का प्रयोग हमने नहीं किया था। पॉलीक्रॉपिंग सिस्टम हम इंट्रोड्यूस करेंगे। पॉलीक्रॉपिंग सिस्टम में जो सोइल की फर्टिलिटी होती है वो रेगुलरली मेंटेन रहती है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता। तो पॉली क्रॉपिंग सिस्टम बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारी जो सोइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज रहेगी, है ना। और अगर हम बात इसको लिख देते हैं यहाँ पर, पॉली क्रॉपिंग, पॉलीक्रॉपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा। आठवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो आठवां पॉइंट है, जो लैंड है होता है, लैंड उसको हरदम, लैंड जो है वो ऑलवेज कवर रहेगा लैंड मास बायोमास से। लैंड ऑलवेज कवर विद बायोमास। अब जो भी लैंड है वो अगर हरदम बायोमास से कवर रहेगा, तो जिसकी वजह से जो
जो धूप है वो सोइल में जाकर वेस्ट नहीं होगी, वो प्लांट्स को मिलेगी। अब जब वो सनलाइट है प्लांट्स को मिलेगी तो सनलाइट उससे इजीली फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो सनलाइट की जो एनर्जी है वो अपनी सोइल में ट्रांसफर कर सकेगा और वो अपने लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को जनरेट कर पाएगा, जिसकी वजह से अगर हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मोर एंड मोर प्लांट ग्रो होंगे तो हमारे नेचर में CO2 और ऑक्सीजन की लेवल भी मेंटेन रहेगा, है ना। और अगर हम बात करें, अगर लैंड मासेज उसमें कवर रहेंगे तो लैंड के अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी हरदम इंक्रीज रहेगी, है ना। इस बात को समझ रहे, देखो लैंड है, उस लैंड को अगर बायोमास ने कवर कर रखा है, जैसे घास है ना, या फिर कोई क्रॉप ने कवर कर रखा है, तो इवेपोरेशन उस चीज का कम हो पाएगा। जब इवेपोरेशन उस चीज का कम हो पाएगा तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सोइल के अंदर उसको मेंटेन रखेगा। और ये इम्प्रूव के अंदर पोरोसिटी जो अगर बारिश आई तो बारिश आने के बाद जो सोइल है उस सोइल की पोरोसिटी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो सोइल बारिश का पानी होता है वो होल्ड रहता है काफी लंबे समय तक हमारी लैंड के ऊपर। तो ये ऑल ओवर एडवांटेजेस हैं। इसके और भी काफी ज्यादा एडवांटेजेस हो सकते हैं, हमने इतने ही एडवांटेजेस के बारे में अभी रीड किया है। आगे हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द एटीएम, है ना। इस नेचुरल फार्मिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखो जिसके डिसएडवांटेजेस होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी साइमल्टेनियसली ग्रो हो जाते हैं ना। तो पहला पॉइंट हैगा इसका डिसएडवांटेज में लैक ऑफ रेन। ये रेन पे डिपेंड है ना, रेन डिपेंडेंट है ये रेन डिपेंडेंट होने के कारण ये सोइल की मतलब फार्मर की इनकम को इफेक्ट कर रखा है ना। रेन डिपेंडेंट, सीजनल डिपेंडेंट बोल सकते हैं हम इसको, सीजन पे भी डिपेंड करेगी, है ना। भाई देखो सीजन के डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम में आपको ऑलरेडी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आप इतने भी बैकवर्ड नहीं जा सकते कि आपको ये आप गर्मी के मौसम में आप कुछ ऐसी फसल उगाओ जो उस समय उगती ही ना हो। तो जो सीजनल डिपेंडेंट क्रॉप होगी वहां पर सीजनल डिपेंडेंट भी हो जाएगी, है ना। अगर देखो हम कह रहे हैं हम सारी क्रॉप्स को एक साथ उगाएंगे तो कुछ कुछ क्रॉप्स होती है जो स्पेसिफिक सीजन पे उगती है, तो हम उसको उगा कर स्टोर करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से सर्दियों में उसके रेट मेंटेन रहते हैं, राइट। तो हमने ये नोटिस किया है कि अगर हम मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को हरदम इंट्रोड्यूस करके रहेंगे तो सर्दियों में एक तरीके की क्रॉप्स की लिमिटेशन हो जाएगी और गर्मियों में एक तरीके की क्रॉप्स की लिमिटेशन हो जाएगी। तो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम इस तरीके की एक लिमिटेशन को जनरेट करता है, ओके। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को जब ज्यादातर अगर यूज किया जाता है तो उसमें जो साइज होता है वेजिटेबल्स का और जो टाइम होता है वो बहुत लंबी प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर होते हैं उन वो अफेक्ट होते हैं ना। तो हम कह सकते हैं टाइम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है काफी। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। तो ये ऑल ओवर डिसएडवांटेजेस है। तो हाँ ये ऑल ओवर डिसएडवांटेजेस है। अब हम आर्टिकल के ऊपर देखते हैं आर्टिकल में इसने क्या क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको क्लियर कर देते हैं। ओके इसमें बोला है कि ये बात एक्साइट करती है कि जो आंध्र प्रदेश ने इस एटीएम एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया है ये जीरो बजट के स्टार्ट कर दिया था 2015 से और आज ये चीज इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है ना। आज के समय पे 0.8 मिलियन जो फार्मर्स है, जो लगभग 14% ऑफ द स्टेट है, वो नेचुरल फार्मिंग को प्रैक्टिस कर रहा है ना। और इससे दो तीन क्वेश्चन अराइज होते हैं जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हैगा, ये रहा। ये क्या है कि वाई फार्मर टेक मोर नेचुरल फार्मिंग, व्हाट इज इट मेक फॉर द मोर पॉपुलर।
कि फार्मर को नेचुरल फार्मिंग क्यों करनी चाहिए और ऐसा क्या चीज़ है जो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर करता है, वाई। तो इसके बारे में हमने डिस्कस करी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पर। और इसमें जो सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि इस जो स्कीम से जुड़े हुए कौन सी स्कीम है या फिर कौन सा प्रोग्राम है जिसका नाम है राइथु सधिकारा समस्ता। इस सिस्टम से और जो हमारा जो सिस्टम है जिसका नाम है पेलिटिसाइड सीड्स, इसमें जो मैन की क्वांटिटी है क्वांटिटी है वो बहुत कम है, वुमेन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा है। तो हमने बोला इसमें जो मैन की क्वांटिटी है, मैन के जो नंबर है वो बहुत कम है, वुमेन का नंबर इसमें बहुत ज्यादा है। तो क्या ये चीज इसलिए है कि जो वुमेन्स है वो वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने का इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि जो मेंस होते हैं वो बिग इनकम के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जनरली ये देखा गया परिवारों में कि जो मैन होते हैं वो मच मोर रेस्पॉन्सिबल होते हैं फैमिली के लिए देन कम्पेयर टू फीमेल्स। तो फीमेल्स इमेजिनेशन को उतारने के लिए इस तरीके के रिस्क ले सकती है, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। और लेकिन जो मेंस है वो इस तरीके के रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए जो मेंस की क्वांटिटी है, मेंस के जो नंबर है इस जगह पर कम है, वुमेन्स के नंबर इस जगह पर ज्यादा है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है, इन्होंने सबसे आखिरी में लिखा है एक जो पैराग्राफ है कि क्या जो इमेजिनेशन है उसको, है ना, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये इस लाइन में मेंशन किया हुआ है, द इंस्पिरेशन इस चीज से क्या मिलते हैं, हाउ द बिजनेस ऑफ साइंस, जो जो साइंस का जो बिजनेस है क्या वो लॉस्ट हो रहा है, लॉस्ट द करेज ऑफ द इमेजिनेशन। ये द बिजनेस ऑफ साइंस जो है वो जो इमेजिनेशन की जो हिम्मत है उसको खत्म कर रहा है। इज देयर द गॉड आर फॉलिंग अस, क्या जो गॉड है वो हमारे ऊपर गिरते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इमेजिनेशन है और जो बिजनेस ऑफ साइंस है ये हमारी इमेजिनेशन को अफेक्ट कर रहा है। ये इस चीज को एग्जाम्पल तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो यही है इस पैराग्राफ की इमेजिनेशन। इस इंस्पिरेशन में इन्होंने ये बोला कि किस तरीके से जो बिजनेस ऑफ साइंस है, जैसे हमने ये बोला ना कि ये बिजनेस है एक तरीके के साइंस की तरह, एटीएम का जो एग्रीकल्चर है ये एक बिजनेस ऑफ साइंस है, ठीक है ना। और इसमें हमें इमेजिनेशन को उतारने के लिए, जिसकी वजह से जो हमारी इमेजिनेशन है उसको डिक्रीज करता है, अगर वहां पर इनकम नहीं हो पाई, लोगों के अंदर हिम्मत है, हिम्मत तो लोग कर सकते हैं इमेजिनेशन को उतारने की, लेकिन जो बिजनेस ऑफ साइंस है ये हमारी इमेजिनेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। और लास्ट स्टेटमेंट इन्होंने क्या लिखा है, देयर इज वेयर द गॉड आर फेलिंग अस। तो जो बारिश वाले सिस्टम है, अगर हम नेचर के अकॉर्डिंग चलते हैं, नेचर मतलब भगवान, अगर हम गॉड के अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्या गॉड हमें हमारी इमेजिनेशन को रोकने का प्रयास कर रहा है, या फिर बारिश ना होने के कारण ये जो गॉड है हमें इमेजिनेशन की तरफ लेकर जाते हैं कि यद्यपि अगर बारिश नहीं हो पाई तो हम इस तरीके से अपनी फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन देखो दोस्त, कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता कि हमें मैन मेड फर्टिलाइजर का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि नेचर की कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को हमें क्रॉस करने के लिए हमें अपने कुछ तरीके और अपनी कुछ इमेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग नेचर के अगेंस्ट जाते और चले जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए जो एटीएम एग्रीकल्चर है और जो रायथु समृद्धा संस्था का जो मेथड है फार्मिंग का, ये एक नेचुरल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए कारगर है। तो हमने यहाँ पर इतनी बात कर ली, इसके बाद हम दूसरे आर्टिकल्स की बात करते हैं। काफी लंबा डिस्कशन हो गया इस चीज को लेकर। एक बहुत अच्छा आर्टिकल इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश को लेकर है, कहाँ पर गया इसे, नीचे होगा, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये रहा, इज देयर इज ए प्लान टू सेव द हिमालयन टाउन, क्या कोई हिमालयन टाउन को सेव करने का कोई प्लान भी होता है गवर्नमेंट का या नहीं होता है। देखो कितने कंजस्टेड तरीके से हिमालयन रीजन में जो टाउन जो है वो ग्रो होते चले जा रहे हैं, है ना। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि क्या जो कंजर्वेशन करने की जरूरत है या नहीं है, या फिर इन हिमालयाज में
बसने वाले गांव को हम लोगों को हटा देना चाहिए, क्योंकि हिमालय डीजेनरेट होते चले जाएंगे अगर हम टाउन की प्लानिंग करेंगे। क्योंकि टाउन का ग्रो होना किसी पहाड़ पर, वो उस पहाड़ को डीजेनरेट कर देता है ना, उस पहाड़ की जो रियल आइडेंटिटी है उसको लॉस लॉस होने लग जाता है। ऐसा ही इस तरीके की बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है ना। फ्लड प्रूफ हिमालय जो होते हैं, उन हिमालयों पे हमने नोटिस किया है कि वहां पर टाउन्स इस्टेब्लिश्ड होने लग गए हैं, ठीक है ना। तो ये उन एरियाज में कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कुछ टाउन जनरेट हो गए हैं, उन टाउन्स के नाम है, सॉरी, उन टाउन्स के नाम है जैसे देहरादून में, मसूरी में, नैनीताल में। एक अलग लेवल के टाउन, छोटे छोटे टाउन जनरेट हो गए हैं हमारे हिमालयाज में, जिसकी वजह से जो हिमालय वो पूरी तरीके से कवर हो चुका है, और रियल में जो हिमालय की आइडेंटिटी थी वो लॉस होती हुई चली जा रही है। इस तरीके की इन्होंने बात कराई। क्या हिमालय रीजन सफर कर रहा है लैक ऑफ टाउन प्लानिंग की वजह से, जिसकी वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो डैमेज होते हुए चले जा रहे हैं। इस तरीके की बात इन्होंने कराई है कि जो गवर्नमेंट है वो इस टाउन प्लानिंग को किस तरीके से देख रही है। तो आगे जाके इन्होंने बहुत अच्छी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम लोग जो है वॉच एंड अर्न वाली प्रोसेस को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो वही उस इन्वायरमेंट को कंजर्व करे और वही उस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, और अपने टाउन को अपने हिसाब से नेचुरल तरीके से फ्लरिश करे। तो इस तरीके की ऑल ओवर बात हुई है। द यूज ऑफ प्लास्टिक्स वहां पर कम किया जाना चाहिए, या किसी तरीके की टाउन प्लानिंग इस तरीके से हो कि हिमालय कम से कम डीजेनरेट हो, है ना। इसके कुछ फिनोमिनास देखे गए हैं, जैसे हमने देखे हैं ग्रोइंग अप द हिमालयाज लेटर 19 द क्लाउड बर्स्ट, और जिसकी वजह से हमने ये देखने को मिला है कि बादलों का फटना 1940 में बादल फटे थे, है ना। और आए दिन जो नेचुरल फिनोमिना है, मंडी में, कुल्लू में, सलमून में, हिमाचल प्रदेश में, चमोली में, और पिथौरागढ़ में और उत्तराखंड में, जहां पर हमने बहुत मैसिव डिस्ट्रक्ट देखने को मिला गया, ठीक है ना। तो हमें प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, ये बात तो सच्ची है। और कुल्लू मनाली में हमने दो चार एग्जांपल्स भी देख लिए हैं, मंडी, कुल्लू, सोलांग हिमाचल प्रदेश का जो है, चौमोली और पिथौरागढ़ उत्तराखंड, यहाँ पर हमें मैसिव डिस्ट्रक्शंस देखने को मिले हैं, जहाँ पर टाउन जनरेट हो गए थे, लेकिन जब बारिश है या फिर जो नेचुरल फिनोमेना बादलों का फट जाना, जिसकी वजह से पूरे पूरे टाउन बर्बाद हो गए। तो इन्होंने ये बोला है कि जो इस लॉस को बचाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स और जुडिशरी को कुछ अच्छे कदम लेने होंगे। अभी तक कोई स्पेशल कदम यहाँ पर लिए नहीं गए हैं, है ना। ऑल मस्ट वर्क ऑन कंजर्वेशन, हम सभी को कंजर्वेशन से रिलेटेड काम करना चाहिए। इस तरीके की जो बात इस आर्टिकल में लिखी हुई है, बहुत अच्छी बात करी है। आपसी भाईचारा, हारमोनी, और बढ़ते हुए टेम्परेचर को इफेक्ट ना करना, इस तरीके की बात इसमें लिखी हुई है। तो इसमें इसको रीड करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें लिखा नहीं है। वॉच एंड अर्न वाली चीजें भी थी यहाँ पर कुछ। एक्चुअली मैंने वो वॉच एंड अर्न वाली कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो मैं इसको बता देता हूँ। एक जो सिस्टम है वॉच एंड अर्न का, ये रेंज ऑफ महाराष्ट्र में स्टैब्लिश किया गया है, जो कि विंध्यन माउंटेन के पास है। वहां पर उस फॉरेस्ट के अंदर एक सिहाद फोर्ट है, सिंघयाद फोर्ट, मैं लिख देता हूँ। जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है वॉच एंड अर्न, है ना, देखो और अर्न करो। तो इसमें क्या है कि ये किस रेंज में हो रखा है, रेंज ऑफ महाराष्ट्र में इस चीज को एस्टेब्लिश किया गया है। और इसमें क्या हुआ है कि ये फॉरेस्ट की जो वहाँ के जो शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, वो उस रेंज, उस महाराष्ट्र के, उस द रेंज ऑफ महाराष्ट्र, विंध्यन माउंटेन और जो सिंघियन फोर्ट है और फॉरेस्ट की रखवाली करेंगे एज ए सिक्योरिटी गार्ड, और उसके बदले वो टूरिस्ट से टैक्स की डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसलिए उन्होंने इस जो आर्टिकल था, उस आर्टिकल का नाम रखा था वॉच एंड अर्न, ठीक है ना। आप अपने इन्वायरमेंट की चीजों को वॉच करो और अर्न करो, क्योंकि हम जो टूरिस्ट है, जिससे टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा इस चीज को लेकर अट्रैक्ट हो,
महाराष्ट्र के इस रेंज को देखने के लिए, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट में वहाँ के जो लोकल शेड्यूल ट्राइस्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग थे उन लोगों को एज ए जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया, कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ और जिससे जो कंजर्वेशन है हमारे फॉरेस्ट का वो भी मेंटेन रहा। तो ये बहुत सस्टेन वे ऑफ टेक्निक है जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत लंबे समय तक प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इसी तरीके की टेक्निक जो वे फॉरवर्ड में यूज की जाई जा सकती है। ओके, आगे देखने को ये भी मिला था कि जो इंडिया है, इंडिया में शुगर का प्रोडक्शन कम होने के कारण जो शुगर का एक्सपोर्ट है, हाँ ये देखो ये रहा वॉच एंड अर्न। वही मैं सोच रहा था मैंने कहाँ पर पढ़ा है इसको। अब हमने ऑलरेडी बात तो कर लिया है, लेकिन एग्जैक्टली बातों का जो नाम है वो पढ़ लेते हैं। जो नोमैडिक ट्राइब है, जो मतलब घुमंतु चरवाहे होते हैं, जिनका नाम है काठकारी ट्राइब, जो कि सह्याद्री माउंटेन के पास रहते हैं, जो कि रेंज ऑफ महाराष्ट्र में है ना, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये रहा सह्याद्री माउंटेन, जो कि रेंज ऑफ महाराष्ट्र के नियर लोकेटेड है। यहाँ पर देर वाज द नो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर द मैनी ऑफ द राइट टू फूड। यहाँ पर इन ट्राइब के पास ना तो कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ना तो फूड की कोई सिक्योरिटी है, जिसकी वजह से ये जो काटकारी ट्राइब है ना तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाते, ना तो अच्छे स्कूल में भेज पाते, क्योंकि फूड की सिक्योरिटी नहीं है। तो फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही एक प्लस पॉइंट का इफेक्ट लिया, बहुत ही मतलब अच्छा एक स्टेप लिया। और जो स्टेप लेने वाली कमेटी है जिनका नाम है घेरा सिंग्याद वन संरक्षण समिति, ठीक है ना। तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया, जिनमें उन्होंने जो कटकारी ट्राइब है उन कटकारी ट्राइब को उस एरिया में एज ए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दी और उनको वॉच एंड अर्न, आप इस एरिया को प्रोटेक्ट करो, देखो, और इसकी वजह से आपको यहाँ पर जॉब का प्रावधान है। तो ये जो इनिशिएटिव है टू प्रोटेक्ट द सिंग्यान फोर्ट, वहाँ पर एक किला है ना सिग्यार फोर्ट, और फॉरेस्ट है महाराष्ट्र का, उसको पीपल और लिवलीहुड को बचाए रखो, और जिससे आप अर्न भी कर सकते हो और अपनी फैमिली को एक अच्छे जीवन को सपोर्ट कर सकते हो। देखो ये ट्राइब लोग ही हैं जिनको इन्होंने रोजगार दिया हुआ है। ये देखो ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के साथ साथ ये वहाँ के ट्राइब्स हैं जो हमारे फॉरेस्ट की रखवाली करेंगे और देखेंगे और अर्न करेंगे। ओके, अगला जो टॉपिक है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। ये रहा दोस्त, इसके बारे में हम बात करते हैं जो शुगर का जो एक्सटेंड है ना, बारिश कम होने के कारण जो शुगर का जो असली प्रोडक्शन है वो रियलिटी में कम हो गया। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, उन्होंने 18 अक्टूबर को रेस्ट्रिक्ट किया कि शुगर केन का जो एक्सपोर्ट है उसे कम करना चाहिए। क्यों कम करना चाहिए? क्योंकि बारिश कम हुई जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गया। अगर हम एक्सपोर्ट को कम कर देंगे तो जो मनी है हमारे इंडिया का, मनी प्राइस जो है हम इंडिया का, उसको भी कंट्रोल कर सकेंगे। और अर्लियर एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने एक्सपोर्ट किया था, इंडिया ने 6.2 मिलियन टन इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ था। और इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। और अगर इंडिया में शुगर केन या फिर जो शुगर की प्रोडक्शन कम हुआ है तो ये वर्ल्ड की मनी मार्केट को, वर्ल्ड की जो मार्केट है उसको अफेक्ट करेगा। और ये डिसाइड किया गया है कि बारिश कम होने के कारण जो चावल का जो रेट है वो भी इंक्रीजली तरीके से, एक्सपोनेंशियल तरीके से देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई है। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी बोला है कि जो थाईलैंड में है उसमें भी शुगर कैन का जो प्रोडक्शन हुआ है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से हमारे वर्ल्ड की मार्केट में शुगर के रेट इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। तो ये इतनी मेंशन किया हुआ है। इसके बाद कंट्री क्लाइमेट एक्टिविटी चेंज के बारे में इन्होंने बात किया हुआ है, तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। ये पॉलिटिका और ये हेल्थ इशू है। हेल्थ इशू कोविड-19 के बारे में इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो कोविड-19 जो हुआ था उसमें ज़्यादातर जो पेशेंट थे जो भले ही कोविड-19 से सही हो गए हों, लेकिन उनके अंदर आज तक बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है वो देखने को मिले हैं।
जैसे उन्हीं पेशेंट को 18.6% पेशेंट जो है उनको डायनेफिया, सांस लेने में प्रॉब्लम होना है ना, उनको फैटिग होना या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज में भी उनको प्रॉब्लम होती चली जा रही है। और उनको समय समय पर हेडेक आना, जॉइंट का पेन होना, कफ जनरेट होना, हेडेक होना, वोमिटिंग होना, चेस्ट पेन होना, फीवर होना, और कभी कभार खाने और स्वाद का जो स्मेल करने की जो क्षमता है वो बार बार इनमें से कम होती हुई चली जा रही है। ये जो जनरल पब्लिश किया हुआ है वो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश किया हुआ है। और ये जो डाटा पब्लिश किया गया है ये हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मतलब ICMR का ये डाटा है, जो कि मेजोरिटी कोविड-19 के पेशेंट्स को लेकर जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उस एक्सपेरिमेंटल डाटा को इन्होंने यहाँ पर पब्लिश किया है। ये एक पॉलिटी का इशू है और ये पॉलिटी वर्ल्ड लेवल की पॉलिटी है। अगर इंडियन लेवल की पॉलिटी होती तो हम इस पे बात करते, जब ये इंडियन लेवल की पॉलिटी नहीं है तो हमें इस पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बात इन्होंने यहाँ पर की है ड्राफ्ट इन द अमेजोन। ये क्वेरी है, इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में बात कर लेंगे। ओके, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। आगे इधर ही टेक्नोलॉजी की बात की हुई इन्होंने। ओके, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और पॉलिटी की बात की है। तो नेचुरल वाला जो पार्ट है इस जो मैगजीन का वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।